गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझने से पहले हम ये समझते हैं कि संख्या में और अंक में क्या अंतर है। ज़्यादातर हम संख्या और अंक को एक ही मान लेते हैं, जबकि संख्या में और अंक में अंतर है। अंक केवल 9 होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये केवल अंक 10 होते हैं। जबकि संख्या जो है ये अंक खुद एक संख्या भी है, इसके अलावा 10 संख्या है, 11 संख्या है, 12 संख्या है। आज हम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले हमें संख्या में और अंक में क्या अंतर है ये देखना होगा। अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। अंक केवल 10 हैं, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक अंक केवल 10 होते हैं, जबकि संख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ये 10 अंक भी संख्याएं हैं, इसके अलावा संख्या में जैसे 0 से लेकर के ये 9 तक अंक तो शामिल है ही हैं, इसके अलावा 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से हम कितना ही लिख सकते हैं। संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। अंकों की संख्या, अंक केवल फिक्स हैं 10। तो हम यूँ कह सकते हैं 0 अंक भी है, 0 एक संख्या भी है, 1 अंक भी है, 1 संख्या भी है, लेकिन 10 संख्या है, अंक नहीं है। इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी अंक संख्या होते हैं, जबकि सभी संख्याओं का अंक होना आवश्यक नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। सभी अंक, ये 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं, सभी अंक संख्याएं हैं। ये 10 के 10 संख्याओं में शामिल हैं, जबकि सभी संख्याएं अंक होना आवश्यक नहीं है। सभी संख्याओं का अंक होना आवश्यक नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि सभी संख्याएं अंक नहीं होती है। सभी संख्याएं अंक नहीं होती है, तब तो 0 एक संख्या है, जबकि 0 एक अंक भी है, इसका उल्लंघन हो जाता है। यानी कि सभी संख्याओं का अंक होना आवश्यक नहीं है। संख्या अंक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में देखेंगे। कई प्रकार की संख्याएं हैं, उनमें कुछ खास संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 से शुरू करके 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम अनंत तक लिखें तो ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाती है। दूसरी संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में केवल एक ही अंतर है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। 0 के बाद 1, 2, 3
इस प्रकार से लगातार चलता जाएगा। यानी प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तीसरी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं, और वो भी पूरी पूरी, यानी दशमलव के रूप में नहीं होगी। ये माइनस अनंत से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2, -2, +3, -3 इस प्रकार की धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। एक आती है परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में अंश बटा हर के रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन इन संख्याओं के लिए एक शर्त है, इसमें p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और एक शर्त होती है इसका हर q 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी संख्या, जैसे हमने लिख दिया 3/5, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका अंश 3 पूर्णांक है, इसका हर 5 भी पूर्णांक है। तो p भी पूर्णांक हुआ, q भी पूर्णांक हुआ, q 0 नहीं होना चाहिए। इन दोनों शर्तों का यहाँ पर पालन हो रहा है, इस कारण से इसे हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण कोई भी समझ सकते हैं। -3/7 है, तो -3 भी एक पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और इसका 7 जो हर है वो 0 नहीं है, इस कारण से हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब 0/3 परिमेय है या नहीं है? 0/3 का अंश 0 है, पूर्णांक है, हर 3 है वो भी पूर्णांक है, यानी p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। यह शर्त संतुष्ट हो रही है। दूसरी शर्त है इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, तो हर 0 नहीं है, अंश भले ही 0 हो, इस कारण से ये भी परिमेय संख्या है। अब हम देखते, मान लो 3/0 है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका अंश पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, लेकिन इसका हर 0 के बराबर आ गया, इस कारण से इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम परिमेय नहीं कहेंगे वो अपरिमेय संख्या होगी। ऐसी संख्या जो परिमेय में शामिल नहीं होगी उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे √2 है, √2 इसे हम √2/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये शर्त संतुष्ट नहीं हो रही। p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यहाँ पर इसका अंश पूर्णांक नहीं है, इस कारण से यह अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो √3 है, इसे भी हम √3/1 लिख सकते हैं। इसका भी अंश पूर्णांक नहीं है, हर पूर्णांक है, लेकिन अंश और हर दोनों पूर्णांक होते और हर 0 नहीं होता, तब हम इसको परिमेय मानते हैं। तो ये परिमेय की शर्त संतुष्ट नहीं कर रही है, इस कारण से हम इसे अपरिमेय संख्या मानेंगे। अब जैसे √4 है, √4 अपरिमेय नहीं है,
√4 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल ज्ञात करने पर 2 प्राप्त होता है, और √4 का मतलब 2 हुआ। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसका अंश भी पूर्णांक है, इसका हर भी पूर्णांक है, और हर इसका 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय की शर्त संतुष्ट कर रही है। इस कारण से ये √4 परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय। इस प्रकार से हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, जैसे 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाता है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार से अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके बीच में कोई भी √2, √3, √5, √6, √7, √8 कुछ भी आ जाए तो उसे हम अपरिमेय संख्या में शामिल करेंगे। तो ये वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आते ही ये परिमेय संख्या हो जाएगी, अन्यथा इसे हम अपरिमेय संख्या मानेंगे। फिर आती है अपने वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। तो परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर, परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी परिमेय है तो उसे भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे, और अपरिमेय है तो उसे भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी हम यूँ कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं। दोनों को मिला करके हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। एक संख्या आती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। ऐसी संख्या जो केवल कल्पना हो, काल्पनिक हो, वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं हो, काल्पनिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब देखो, संख्या का वर्ग करने के बावजूद भी ऋणात्मक आए, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी संभव है जब वर्गमूल के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या हो। जैसे वर्गमूल के अंदर -5 है, वर्गमूल के अंदर -5 है, अगर आप इसका वर्ग करें तो वर्गमूल के ऊपर वर्ग है तो वर्ग और वर्गमूल हटेगा तो ये आएगा अपने -5। तो √-5 का वर्ग करने के बावजूद भी हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। इस कारण से ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। और विशेष रूप से इन्हें काल्पनिक कहने का कारण यह है क्योंकि इन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते कि ये संख्या कहाँ पर आएगी। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सके, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा आपको पता है, संख्या रेखा ये -अनंत से लेकर के अनंत तक कहीं पर भी लिख सकते हैं। बीच में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। इसमें .1 भी आ जाएगा, .2 भी आ जाएगा, .3 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, √3 भी। तो सारी जो परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जबकि काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाना संभव नहीं है। इन काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अंडर के अंदर अगर -1 है तो इसका एक संकेत काम में लिया जाता है आयोटा।
ये आई की तरह लिखा जाता है आयोटा। अंडर रूट के अंदर -1 है तो उसे हम आयोटा लिखेंगे। अब जैसे अंडर रूट के अंदर -5 है तो इसे क्या लिखेंगे? अंडर रूट के अंदर -5 है तो इसको अंडर रूट के अंदर हम -1 गुणा 5 लिख सकते हैं। और दो संख्याओं के गुणा के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह हो तो उन्हें हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब अंडर रूट -1 का मतलब आयोटा, तो इसका मतलब हो गया आयोटा अंडर रूट 5। इसको हम आसानी से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या जो वर्गमूल के अंदर है और उसमें ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो जैसे ही वो ऋणात्मक चिन्ह हटाया, जैसे इसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है, ये जैसे ही ऋणात्मक चिन्ह हटाते हैं तो बाहर आयोटा लिख दो। ये आयोटा वाली संख्या या अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो इसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। आप इसको यूँ समझ सकते हैं, अंडर रूट के अंदर -x है तो इसे आप माइनस को हटा करके आयोटा और फिर अंडर रूट x लिख दो। यह काल्पनिक संख्या तभी है जब x धनात्मक हो। यह अगर आप लिखते हो तो इसमें x धनात्मक होना आवश्यक है, क्योंकि x धनात्मक होगा तभी अंडर रूट के अंदर -x जो आ रहा है -x ऋणात्मक होगा और वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक होगा तभी वो काल्पनिक संख्या होगी। एक संख्या होती है अपने काल्पनिक की तरह ही एक संख्या और है सम्मिश्र संख्या। नाम से पता चल रहा है उसमें मिक्स है दोनों संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनमें वास्तविक संख्याएं भी आ जाएगी और काल्पनिक संख्याएं भी आ जाएगी, दोनों मिलकर के सम्मिश्र मिक्स है उसमें, दोनों वास्तविक संख्या भी उसमें आएगी और काल्पनिक संख्या भी उसमें आएगी। यानी संख्या वास्तविक है तो भी उसे हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे और काल्पनिक है तो भी उसे हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या लिख दी x प्लस आयोटा y, मान लो कोई संख्या हमने लिख दी x प्लस आयोटा y, तो इसमें ये जो x है ये इसका वास्तविक भाग कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, और ये आयोटा y वाला भाग जो है वो इसका काल्पनिक भाग कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अगर हम इस संख्या को कोई भी संकेत दें, मान लो हमने इसका संकेत c लिख दिया कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, तो आपको कह दें आर ई का मतलब रियल पार्ट ऑफ c, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या है x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ c, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कौन सा है, ये y वाला भाग काल्पनिक को प्रदर्शित करता है और x वाला भाग यानी आयोटा वाला भाग काल्पनिक को और बिना आयोटा वाला भाग जो है वो वास्तविक को प्रदर्शित करता है। अगर संख्या मान लो 2 + 3 आयोटा है तो 2 इसका वास्तविक भाग है, 3 इसका काल्पनिक भाग है, तो इस 2 + 3 आयोटा को हम सम्मिश्र संख्या मानेंगे। अब केवल 2 है, ये सम्मिश्र है या नहीं है, तो 2 को भी हम सम्मिश्र संख्या मानेंगे, क्योंकि हम 2 को 2 + आयोटा × 0 या 2 - आयोटा × 0 लिख सकते हैं। तो 2 सम्मिश्र संख्या क्यों है, क्योंकि 2 इसका वास्तविक भाग है और 0 इसका काल्पनिक भाग है। इस प्रकार से हम सम्मिश्र संख्या को समझ सकते हैं। एक संख्या आती है अपने अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग पूरा पूरा जाता है या फिर एक का भाग पूरा पूरा जाता है, क्योंकि हर संख्या में एक का भाग तो जाता ही है और खुद का भाग जाता ही है। इसके अलावा यानी एक व खुद के अलावा किसी भी संख्या का, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है,
उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है आप समझ सकते हैं। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है, 2 अभाज्य संख्या है। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3, क्योंकि 2 में 2 का और 1 का, इसके अलावा किसी का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 3 में या तो 3 का खुद का भाग जाता है या फिर 1 का जाता है। इसके बाद 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 4 और 1 के अलावा 2 का भी भाग पूरा पूरा जाता है। अगली अभाज्य संख्या 5, ऐसे आप समझ सकते हैं 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इस प्रकार से आप अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, कई बार ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप ये संख्याएं लिख करके चेक कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये 25 की 25 संख्याएं लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात देखो, संख्या 1 जो है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा संख्याएं और जो अभाज्य नहीं है उसे हम भाज्य कह देंगे, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्याएं नहीं है उन्हें हम भाज्य संख्याएं मान लेंगे। एक होती है सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो अपने सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या जैसे 0 भी सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इस प्रकार से एकांतर क्रम में, यानी एक छोड़ करके एक हम संख्या लिखें तो सम संख्याएं होंगी। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्याओं में शामिल करेंगे। एक होती है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो सम नहीं है उसे हम विषम कहेंगे, यानी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, या हम यूँ कह सकते हैं जो सम नहीं है वो विषम है। विषम संख्याएं 1 है, 3 है, 5, 7, 9, इस प्रकार से एकांतर क्रम में संख्याएं लिख करके हम विषम संख्याओं को समझ सकते हैं। उसके बाद आती है संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर्स, संयुक्त संख्याएं। अब संयुक्त संख्याएं कौन सी है? ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें एक व स्वयं, एक को नहीं लिखना है क्योंकि एक तो हर किसी संख्या का गुणनखंड ही है और एक खुद संख्या का भाग उसमें जाता ही है। तो एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त 2 अन्य पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में जिन्हें लिखा जा सके, गुणनफल के रूप में जिन्हें हम लिख सकें, व्यक्त कर सकें, उसे हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। जैसे 4 संयुक्त संख्या है, क्योंकि 4 को हम 4 के अलावा, 1 के अलावा अन्य 2 संख्याओं, 2 × 2 के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। 6 है, 6 को हम 2 × 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
खुद के और एक के अतिरिक्त दो पूर्ण संख्याओं के या पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल के रूप में जिसे हम लिख सकें, वो सब संयुक्त संख्याएं कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, अभाज्य संख्याएं संयुक्त संख्याएं नहीं हैं। अभाज्य संख्याएं संयुक्त संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या कोई भी उसे खुद के और एक के गुणनफल के रूप में ही लिख सकते हैं, अन्य कोई संख्या के रूप में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जो संयुक्त नहीं होती है उन्हें हम असंयुक्त संख्याएं कहते हैं। असंयुक्त संख्याएं जो संयुक्त नहीं है, यानी जिन्हें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य दो गुणनखंडों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकें, असंयुक्त संख्या कहलाती है। इस प्रकार से संख्या पद्धति में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में देखा। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसमें विशेष रूप से देखो, इनके संकेत क्या काम में लेंगे। प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर का जो पहला n है उसके आधार पर हम प्राकृत संख्याओं के लिए n संकेत काम में लेंगे। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या होल नंबर का पहला w है, उसके आधार पर हम पूर्ण संख्याओं के लिए संकेत w काम में लेंगे। अब पूर्णांक इंटीजर में आई आता है, अपरिमेय संख्या इरेशनल में भी आई आता है, और काल्पनिक संख्याओं इमेजिनरी में भी आई आता है। तो इसमें अगर हम आई संकेत दें तो इसमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन पूर्णांक संख्याओं के लिए संकेत काम में लिया जाता है z। ये z जर्मन भाषा के शब्द ज़ेहलन से लिया गया है, जिसका ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संख्या होता है, पूरी संख्या, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जर्मन भाषा के शब्द से ये इसका संकेत z लिया गया। अब रेशनल इसका भी r आता है और रियल नंबर्स इसका भी r आता है। तो दोनों का r आने के कारण अब इनका संकेत क्या दें, तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के हिसाब से इसका r दे दिया। अब इसका r के अलावा और क्या संकेत दिया जाए, तो इसका संकेत दिया जाता है q। q क्योसेंट से बना है, जिसका मतलब होता है भिन्नात्मक संख्या, यानी अंश बटा हर के रूप में इसे लिखा गया है, भिन्नात्मक संख्या के रूप में इसे लिखा जाता है। इसके आधार पर इसका संकेत q दे दिया गया है। अब अपरिमेय संख्याओं में आई है और काल्पनिक में भी आई है, तो इन दोनों के संकेतन में हमें समस्या नहीं हो, इस कारण से वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो वास्तविक का संकेत हमने दिया r बराबर, परिमेय का संकेत हमने दिया q प्लस अपरिमेय का संकेत हमें देना है। तो हम यूँ लिख सकते हैं r बराबर q प्लस अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याओं का संकेत क्या दिया जाए, तो q को इधर भेज दें, तो q अपरिमेय संख्याओं का संकेत हम दे देंगे r माइनस q। यानी इसका अर्थ हुआ वास्तविक संख्याओं में से अगर हम परिमेय संख्याओं को छोड़ दें तो बाकी जो बचेगी वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। अब काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, इसका हम संकेत i दे सकते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का संकेत हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से c दे देते हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स के हिसाब से हम इसका संकेत p दे देते हैं। सम संख्याएं इवन नंबर के हिसाब से इसका संकेत e दे देते हैं, और विषम संख्याएं ऑड नंबर के हिसाब से इसका संकेत हम o दे देते हैं। इस प्रकार से इन सभी संख्याओं के हमने संकेत इस प्रकार से लिखे कि इनमें आपस में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी एक संख्या एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। यह नहीं है कि कोई संख्या अगर प्राकृत संख्या हो गई, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। एक संख्या कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कोई एक दो उदाहरण लेकर के हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक उदाहरण लिया, जैसे 5।
आपको ये पूछा गया कि ये संख्या 5 कौन सी संख्या है, प्राकृत है, पूर्ण है, परिमेय है। तो पहली बात तो ये देखो प्राकृत की शर्त संतुष्ट कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है निश्चित रूप से, ये प्राकृत संख्या है। फिर ये पूर्ण है या नहीं है? ये पूर्ण भी है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में भी 0 से लेकर के सभी संख्याएं शामिल होती है। फिर ये धनात्मक, इस कारण से ये पूर्णांक भी है, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल होते हैं। तो 5 प्राकृत संख्या भी है, 5 पूर्ण संख्या भी है, 5 पूर्णांक संख्या भी है। 5 परिमेय है या नहीं है? 5 परिमेय भी है। क्यों है? क्योंकि 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 5/1 में अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, हर इसका 0 के बराबर नहीं है। ये परिमेय की शर्त संतुष्ट कर रही है, इस कारण से हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। अब अपरिमेय है या नहीं है? तो ये 5 अपरिमेय संख्या है या नहीं है? अपरिमेय नहीं है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी संख्या परिमेय और अपरिमेय में से एक होगी। अगर संख्या परिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगी, और अपरिमेय है तो परिमेय नहीं होगी। कोई भी संख्या दोनों में से केवल एक होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो ये परिमेय है, प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है। परिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगी। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक है या नहीं है? तो ये वास्तविक है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय है तो भी वास्तविक होती, अपरिमेय होती तो भी वास्तविक होती। अब काल्पनिक है या नहीं है? तो ये 5 काल्पनिक है या नहीं है? काल्पनिक के लिए परिभाषा क्या है? जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकें। आपको पता है हम 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 5 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इस कारण से यह काल्पनिक नहीं है। इसके बाद सम्मिश्र है या नहीं है? तो वो की वही बात है, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या तो होती है। अब चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, सम्मिश्र संख्या में उसको शामिल किया जाएगा। 5 को सम्मिश्र संख्या में शामिल क्यों किया जाएगा? क्योंकि 5 को हम 5 + आयोटा × 0 लिख सकते हैं, 5 - आयोटा × 0 लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को भी हम x + आयोटा × y के रूप में x और y परिमेय या अपरिमेय कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। इस कारण से ये सम्मिश्र संख्या भी होगी। अब ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो ये 5 अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 5 में 5 और 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अब सम संख्या है या नहीं है? तो 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इस कारण से सम संख्या नहीं है। अब ये विषम संख्या है या नहीं है? जो सम नहीं होती है वो विषम है, क्योंकि जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। अब 5 संयुक्त, अब संयुक्त और असंयुक्त में से कोई एक होगी। तो 5 संयुक्त है या नहीं है? क्योंकि 5 को 5 और 1 के अलावा और किसी भी संख्या के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते, इस कारण से संयुक्त संख्या नहीं है। और जो संयुक्त नहीं है उन्हें हम असंयुक्त संख्या में शामिल करेंगे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कोई भी संख्या एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, पाई परिमेय है या अपरिमेय है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब पाई का मान कितना होता है? पाई का मान हम लिखते हैं 22/7। पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो दूसरी बात देखो, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 p/q के रूप में है। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और q इसका 0 नहीं है, इस कारण से परिमेय की शर्त को संतुष्ट कर रही है। तो अब हम ये सोचते हैं कि 22/7 परिमेय है, पाई अपरिमेय है, जबकि पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं। तो इसकी वजह यह है कि पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं होकर के लगभग 22/7 होता है। इस कारण से यह
पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है।